अच्छा, इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, कौन सा? प्रोटीन के हम लोग टाइप पढ़ रहे थे। तो प्रोटीन के टाइप के अंदर प्राइमरी हो चुका है, सेकेंडरी हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे टर्शरी प्रोटीन। अच्छा, टर्शरी प्रोटीन के बनने का बेसिक रीज़न क्या है, क्यों बनती है टर्शरी प्रोटीन? अच्छा, आप एंजाइम को जानते हो। एंजाइम को अगर काम करना है तो रिएक्टेंट होते कहाँ पे? पानी के अंदर। तो एंजाइम को कहाँ उतरना होगा? पानी के अंदर। और जब भी किसी प्रोटीन को या फिर एंजाइम को पानी में अगर उतरना है तो उसको वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। पर परेशानी ये है कि आपके पास जो अमाइनो एसिड होते हैं, इस अमाइनो एसिड के अंदर आपने पढ़ा था गावली। क्या पढ़ा था? गावली, ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, पानी को पसंद नहीं करते। और अगर आपने पढ़ा था पीटीटी, फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये भी कैसे होते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। और अगेन एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है पानी को पसंद नहीं करते। तो फिर नाउ परेशानी ये है कि प्रोटीन की कभी भी चेन सीधी, लीनियर, स्टेबल नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को है। तो अब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अपने आप को पानी से बचाएंगे कैसे? तो पानी से बचाने के लिए वो प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से गेन कर लेते, लाइक इस तरह से। तो ये इसका एन टर्मिनल हो जाएगा एंड ये मान लीजिए इसका कौन सा? सी टर्मिनल हो गया। तो इस केस में सारी प्रोटीन जो है आपको कैसा दिखाई दे रहा है? या आपको एक वुलन बॉल की तरह दिखाई दे रहा है। और इस केस में जितने भी हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड थे वो सारे के सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहाँ पे आ गए? वो सारी प्रोटीन के इंटीरियर एनवायरनमेंट में आ गए, क्योंकि बाहर यहाँ पे कौन है? पानी, 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 और यहाँ पे भी कौन है? पानी। तो पानी से दूर भागने के लिए जितने भी जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाते हैं? इंटीरियर सरफेस में आ जाते हैं। अच्छा, जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे, फॉर एग्जांपल सेरीन और थ्रियोनिन, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, पानी को पसंद करते हैं, है ना। या फिर आपने पढ़ा होगा एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड, जो चार्ज्ड होते हैं, चार्ज्ड आयन जो है वो पानी को पसंद करते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे वो आपको ज़्यादा किधर मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे पानी के पास। और पानी के पास का मतलब क्या हुआ? ये आपको मिलेंगे एक्सटीरियर सरफेस की तरफ। कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर सरफेस की तरफ, पानी की तरफ आपको कौन से अमाइनो एसिड मिलेंगे? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। बेटा हाइड्रोफिलिक को परेशानी नहीं है। हाइड्रोफिलिक अगर पानी के पास रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, पर हाइड्रोफिलिक अंदर की तरफ भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। पर ज़्यादा स्टेबल किधर रहेगा? वो बाहर की तरफ। तो आप लोग बोलोगे कि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो है वो ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे? ज़्यादातर आपको मिलेंगे एक्सटीरियर सरफेस की तरफ। पर जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे आपको? इंटीरियर सरफेस। ज़्यादातर नहीं, एक्सक्लूसिवली 100% ओनली इंटीरियर सरफेस में रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो कभी भी एक्सटीरियर सरफेस पे हो ही नहीं सकते हैं। तो शायद आपने जेनेटिक्स के अंदर सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा। ग्लूटामिक एसिड को जब वैलिन ने रिप्लेस किया था तो परेशानी हुई थी, है ना। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे ओनली, एक्सक्लूसिवली सिर्फ इनर सरफेस की तरफ मिलेंगे। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो अब हम बात करते हैं इसमें बॉन्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम अलग बना लेती हूँ। तो जैसे मान लो कि ये पूरा एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये प्रोटीन जो है वो कैसी हो जाती है? ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी प्रोटीन। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर टर्शरी प्रोटीन कैसी हो जाती है? वाटर सॉल्युबल हो सकती है। इसके कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मुझे? एंजाइम, सारे नहीं, एक्सेप्शन तो हम लोग नहीं जानते हैं, बट मोस्ट ऑफ एंजाइम। और एंजाइम को काम करना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और पानी में उतरना है तो मतलब उनको इनका ग्लोबुलर फॉर्म वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ एंजाइम हो जाएंगे। और इसके अलावा एग्जाम्पल ब्लड आप जानते हैं, तो ब्लड में जो भी प्रोटीन होती है वो सारी कैसी मिलेगी आपको? ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर मिलेगी, क्योंकि ब्लड में ज़्यादातर होता ही क्या है? पानी। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो प्रोटीन होगी वो कौन सी मिलेगी आपको? तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन भी कैसी मिलेगी आपको? टर्शरी फॉर्म में मिलेगी।
लाइसोसोम के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे? लाइसोसोम में भी क्या? पानी। तो पानी के अंदर क्या होगा? वो एंजाइम है ना, तो वो भी आपको कौन से मिलेंगे? टर्शरी फॉर्म में। या फिर अगर आपने पढ़ा होगा एक और एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है आपने, तो सेल मेम्ब्रेन खुद बनी किसकी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। तो हालांकि मेम्ब्रेन का अंदर जो इंटीरियर एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस हाइड्रोफोबिक एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी? पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी। ये अल्फा हेलिक्स है ना, ये क्या है? हाँ, तो मेम्ब्रेन की इंटीरियर में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी वो कैसी होगी? अल्फा हेलिक्स होगी। पर मुझे बताओ, सेल के बाहर क्या? पानी। सेल के अंदर क्या? पानी। सबसे ज़्यादा ये होता क्या है? आपने पढ़ा था सेल के अंदर 70 से लेकर 90% उसमें क्या होता है? पानी होता है। तो जैसे ही ये प्रोटीन का पार्ट वाटर में एंटर होगा, वाटर में एंटर होते ही ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर। सेम लाइक इसका भी अगर ये पार्ट जैसे ही पानी में एंटर होगा ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर। याद आया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम प्रोटीन इस तरह से बनाते हैं। कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ये भी क्या है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो हाइड्रोफोबिक के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज हो जाएगा कौन सा? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। हाइड्रोफोबिक क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन। और चलिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। विंडो खोल दो, मतलब दरवाजा खोल दो। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नाले में कचरा पड़ा होता है, कचरा पानी को पसंद नहीं करता है, इसलिए आपने देखा होगा कि कचरा जो है नालों के किनारों पे चला जाता है ना। और आपने देखा होगा कचरे कचरे की दोस्ती हो जाती है। तो कचरा हाइड्रोफोबिक, दूसरा कचरा भी क्या है? हाइड्रोफोबिक। दोनों बनाते हैं दोस्ती है, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के दोनों क्या हो जाते हैं? नाले के किनारे पे आ जाते हैं। तो कचरे कचरे के बीच में जो दोस्ती है वो कौन सी है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है, ये अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक एक दूसरे को बुला रहे हैं और सारे आ जाते हैं कहाँ पे? इंटीरियर सरफेस के अंदर। समझ आ गई? चलो, इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड आपने पढ़ा होगा CO होता है। और अगर कोई नेक्स्ट एक और अमाइनो एसिड है जिसका ये पेप्टाइड बॉन्ड का NH है, तो आपने देखा है कि हाइड्रोजन जो है वो अब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया। तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि कोई एक बेसिक अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, एंड कोई एसिडिक अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। या फिर मैंने आपको बोला भी था कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे क्या आपको ड्यूटेरान के फॉर्म में मिलेंगे? नो। जिनका pH के बराबर होगा सिर्फ वही अमाइनो एसिड आपको ड्यूटेरान के फॉर्म में मिलेंगे। अदरवाइज अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो अगर कोई भी 2 ऑपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे की आमने सामने आते हैं तो बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो बोलो। कौन सा? आयनिक बॉन्ड। सॉल्ट नहीं बनाना है यार। और आयनिक बॉन्ड तो बेटा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है केमिस्ट्री के अंदर। आयनिक बॉन्ड में और आयनिक इंटरैक्शन में फ़र्क होता है। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है। ये रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है एसिड बेस की, और कोई सॉल्ट थोड़ी, नमक थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। एंड शुक्र मनाओ कि आपकी बॉडी में आयनिक बॉन्ड ना बने, क्योंकि अगर किडनी में कभी भी देखो, आपके ब्लड में कौन है? ब्लड में Na भी है और ब्लड में Cl भी है, पर कभी भी ये दोनों आयनिक बॉन्ड बना नहीं पाते, क्योंकि बीच में कौन आ गया? पानी। पानी इन दोनों को डिसोशिएट करके रखता है। अगर मान लो कि पानी हट गया बीच में से, तो अब दोनों पास में आ जाएंगे। पास में आते ही क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाता है? सॉल्ट। अगर मान लीजिए कि ये कैल्शियम है और ये ऑक्सलेट है, बीच में पानी है, तब तक तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। पर जैसे ही आप पानी कम पीते हो, पानी कम पीने पर क्या होगा? बीच में पानी हट गया, ये दोनों पास आ जाएंगे, बीच में बन जाएगा आयनिक बॉन्ड और इनका बन जाता है सॉल्ट, जिसको बोलते हैं कैल्शियम। देखो बोलते हैं पानी, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट के क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल या फिर सॉल्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? किडनी स्टोन होता है।
क्या होता है? किडनी स्टोन होता है। घर जाके पिया खूब सारा पानी। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं है बेटा, दिस इज आयनिक इंटरैक्शन। आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट इंटरैक्शन एक वीक इंटरैक्शन होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं, है ना। जो भी मैं डैश डैश लिख रही हूँ ना वो सारे वीक इंटरैक्शन है। अच्छा, फिर अगर मान लो कि आपने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर मान लो कोई सिस्टीन है और यहाँ पे भी मान लो कोई सिस्टीन है। अब जब भी दो सिस्टीन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, एक दूसरे के सामने आमने सामने आएंगे तो बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोला जाएगा इसको? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सेकेंडरी की कंपेरेटिवली टर्शियरी प्रोटीन ज़्यादा स्टेबल होती है? बिल्कुल हाँ। कैसे? सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर सिर्फ आपने एक ही इंटरेक्शन पढ़ा था, दैट इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उसको सेकेंडरी बनाता है। पर टर्शियरी बनाने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी बॉन्डिंग है, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, आयनिक इंटरैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो टर्शियरी प्रोटीन के अंदर सिंस नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए टर्शियरी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्रोटीन। इसमें परेशानी? अच्छा, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी प्रोटीन इज, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? जैसे आपने ये सेकेंडरी प्रोटीन के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसके लिए आंसर क्या गया था? अल्फा हेलिक्स, नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो द मेन बॉन्डिंग बिहाइंड formation of tertiary protein is, सबसे मेन पूछा गया, तो आंसर क्या लिखना पसंद करेंगे? कहानी शुरू कहाँ से हुई थी बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राइमरी में भी था, सेकेंडरी में भी था, यहाँ पे भी है, क्वार्टरनरी में भी होगा। टर्शियरी प्रोटीन क्यों बनी? परेशानी किसको दी? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड को। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पानी से बचने के लिए वो सारे कहाँ चले गए? अंदर। इस वजह से वो क्या बना? टर्शियरी प्रोटीन। तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइसल्फाइड बॉन्डिंग क्या है, कि बीच में आपने एक सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रबल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना। तो इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टर्शियरी प्रोटीन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना इसके बीच में। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी प्रोटीन को, या चलो छोड़ो ये काम की नहीं है। अब ये हमारे टर्शियरी प्रोटीन हो गया खत्म। शुरू करते हैं कौन सा? क्वाटरनरी प्रोटीन। दिखाई दे रहा है बेटा इसमें? चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा? क्वाटरनरी प्रोटीन। ये कोई अलग से टाइप है ही नहीं बेटा, प्रोटीन के मेन दो ही टाइप होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी और टर्शियरी, बस ये दो मेन टाइप होते हैं। बाकी ये तो इसका मिक्सचर है एक तरह से बोला जाए तो टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होता है? अगर इसके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड अगर चेन हो, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्वाटरनरी प्रोटीन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आप लोग क्या बोलते हो? क्या? 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। अगर ये हीमोग्लोबिन किसका है? एडल्ट का है। पर अगर मान लो हीमोग्लोबिन ये फीटस का है, तो इसमें होता है 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं। बीटा की जगह क्या होते हैं? गामा होते हैं। ठीक है, बीटा की जगह क्या होते हैं? ये अल्फा बीटा गामा क्या है? दिस इज ए ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ अल्फा, बाद में बीटा, उसके बाद गामा डिस्कवर्ड हुआ। अच्छा, इन दोनों के अंदर आप एफिनिटी में डिफरेंस बता सकते हो? फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? आराम से सोच के बताएं। वेरी नाइस, ज़्यादा होनी चाहिए। तभी तो जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन वो लाएगा कहाँ से? मम्मी के हीमोग्लोबिन से वो छीनेगा। अगर वो छीनेगा इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिनिटी
मम्मी की हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे fetal hemoglobin have more affinity for क्या हो जाएगा ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन, देन क्या हो जाएगा एडल्ट हीमोग्लोबिन। और इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो बच्चे छोटे पैदा होने के बाद वो आपको बड़े पिंकिश दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन जो है हमारी हीमोग्लोबिन के कंपेरेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, और सिंस वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, दैट्स वाई उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर के हो जाते हैं वो। पर समय के बाद धीरे धीरे वो पिंकिश कलर जो है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि उसमें गामा जो चेन होती है वो अब रिप्लेस होने लगती है किससे, बीटा चेन से। तो उनका पिंकिश कलर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कोई परेशानी? चलो, इसमें आपने एक एग्जाम्पल और पढ़ा होगा, एंटीबॉडी। क्या पढ़ा होगा? तो एंटीबॉडी में ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एंटीबॉडी के अंदर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, यहाँ पे आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने और एग्जाम्पल पढ़ा होगा इंसुलिन। क्या पढ़ा होगा? और इंसुलिन में आपने चेन ए पढ़ा था, फिर यहाँ पे चेन बी पढ़ा था, और दोनों के बीच में आपने 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए थे। चेन ए के अंदर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड खुद ब खुद होता ही है ना। अब बस ये हो गया ख़त्म, प्रोटीन इतना ही था। अब प्रोटीन का डीनेचुरेशन समझते हो, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले एक चीज़ सुनो, आपने पढ़ा है कि एंटीबॉडी में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत सारे थे, इंसुलिन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। क्यों ज़रूरी है डाइसल्फाइड बॉन्ड? ये दोनों ब्लड में होते हैं। ब्लड बड़ी तेज़ी से भागता है, इतना स्पीड में भागता है कि अगर इनको किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अगर आपने नहीं जोड़ा तो बेटा ये चेन अलग अलग हो सकती है, बिखर सकती है। तो आपको किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मदद लेनी पड़ेगी। और हमने अभी पढ़ा था कि सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है प्रोटीन के अंदर? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड इन सारी चेन को टाइटली अटैच रखेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ब्लड जब बड़ी तेज़ी से भागता है, फ्लो करता है, तो उसके साथ ये सारी चेन अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जितनी भी जो ब्लड की प्रोटीन होती है, जो ब्लड के अंदर होती है सॉल्यूबल फॉर्म में, उनके अंदर जनरली डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। समझ आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं प्रोटीन, लास्ट टॉपिक डीनेचुरेशन के बारे में। अच्छा, मेटलोप्रोटीन क्या होता है? अगर प्रोटीन के साथ मेटल एसोसिएटेड है, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में Fe होता है नहीं होता है, साइटोक्रोम में भी Fe होता है, तो वो भी क्या है, मेटलोप्रोटीन। तो कोई भी प्रोटीन जैसे फॉस्फोप्रोटीन क्या होता है, जिसमें फॉस्फेट एसोसिएटेड होगा, तो ये कोई बताने की कोई बात नहीं है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के साथ जुड़ी हो, जैसे एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन, वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन हो जाती है। ये तो जनरल टर्म है, मतलब ये कोई प्रोटीन के टाइप नहीं है। क्रोमोप्रोटीन क्या होता है? क्रोमो कलर होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी प्रोटीन जो आपको कलर्ड दिखाई दे, है ना। तो जैसे एग्जांपल हीमोग्लोबिन भी क्रोमोप्रोटीन हो गया, कलर्ड होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म है। अच्छा, प्रोटीन अब जो है ना वो बहुत ही नखरेबाज मॉलिक्यूल है, जिसके 2 स्पेसिफिक डिमांड होती है, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है पीएच। अगर आपने प्रोटीन के टेम्परेचर और पीएच में थोड़ा भी गड़बड़ किया तो ये प्रोटीन बेटा रूठ जाती है, और इसके रूठने को बोलते क्या है? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक अंडा है, अंडे में प्रोटीन है, अभी वो सॉल्यूबल है, पूरा सॉल्यूबल फॉर्म में, पर जैसे ही आपने अंडे को तोड़ा, तवा ऑलरेडी गर्म था और गरम तवे पे अंडे को डाल दिया, तो प्रोटीन रूठ गई और वहाँ प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई, और उससे क्या बन गया? आमलेट बन गया। तो ये टेम्परेचर की वजह से आपने प्रोटीन का क्या पढ़ा है? डीनेचुरेशन। इसके अलावा दूसरा, जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है, या फिर अगर आपने देखा होगा दूध में नींबू अगर डाल दिया जाए तो दूध में जो प्रोटीन होती है वो कैसिन प्रोटीन पहले से सॉल्युबल फॉर्म में थी, जैसे ही उसमें नींबू डाला गया अब उसका पीएच एसिडिक हो गया, तो एसिडिक होते ही प्रोटीन क्या होगी? डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएगी, एंड दूध फटना शुरू हो जाता है और वहाँ पे क्लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगेन वो आपने क्या देखा है? पीएच की वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन देखा है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन को काम करने के लिए, प्रोटीन बोलो या एंजाइम बोलो, इनको काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो क्या होता है? टेम्परेचर, और दूसरा क्या होता है? पीएच। जैसे मान लो इस रूम का टेम्परेचर अगर मान लो कर दिया जाए 25, जो फिलहाल अभी है नहीं, तो 25 पे आपको सबसे बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा? है।
और आपकी पढ़ाई करते वक्त उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जहाँ पे प्रोटीन या एंजाइम अपने मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, या फिर बोला जाता है ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। कोई परेशानी? ठीक है, इसको लिखो, फिर हम शुरू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? नहीं, एंजाइम अभी नहीं शुरू करेंगे। अभी इसके बाद हमें सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स पढ़ना है, प्रोटीन के टाइप पढ़ने हैं। चलो अभी लिखो, फिर मैं पढ़ाती हूँ आगे।